आया हूँ आप सबके लिए टेस्ट नंबर 2 लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैं पहला टेस्ट नंबर 1 करवाया था जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित था, उसमें शुद्ध रूप से एकदम एक्यूरेसी के साथ इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अब हम जो आपके सामने लेकर आए हैं मेरे भाई, ये साइंस के जीव विज्ञान से संबंधित ये टेस्ट सीरीज़ है। ये टेस्ट नंबर दूसरा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस टेस्ट नंबर 2 में हम देखेंगे कि इसमें शुद्ध रूप से जीव विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। और मेरे भाई, इसमें कोई नॉर्मल ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कम से कम 1 या 2 बार या 3 बार किसी न किसी एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मेरे भाई, मैं ईमानदारी पूर्वक एकदम, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि एकदम शुद्ध रूप से एक्यूरेसी के साथ आपके सामने सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स को रखूं, जिससे कि आपको जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से, जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीएससी और राजस्थान पीसीएस, ऐसे एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो ही, इसके साथ ही साथ आपके जो वनडे एग्ज़ाम है, जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और जो भी वनडे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो मेरी यही कोशिश है मेरे भाई। तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निहोरा करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे भाई। मैं जो कुछ भी आप सबके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए हमें सपोर्ट करिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और आप अपना प्यार दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़े। मेरे भाई, जीवन में कुछ भी करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन का मेरे भाई कुछ होता नहीं है। आप हमें जितना मोटिवेशन दोगे, हम उतना ही ज़्यादा उत्साहपूर्वक हम कार्य कर पाएंगे। तो मेरे भाई, आप ही के जैसा ये आपका बड़ा भाई या छोटा भाई मान लीजिए, तो जो भी भाई बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा जो है सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। और इसमें मैं पहले कहा, जो भी क्वेश्चन है वो कई बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन। तो मेरे भाई, जो ये पेनिसिलिन है, ये प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक। ये पेनिसिलिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक होती है। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़े, देखते हैं क्या है। ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस का कारक है। इसको जो है जापानी इंसेफेलाइटिस भी बोला जाता है। तो ये जो है जापान से इसकी उपज हुई थी, इसीलिए इसका जो है ये जापान से रिलेटेड इसमें नाम है। तो ये जैपनीज़ या जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? फ्लेवी वायरस, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोगों ने देखा। आगे अगर हम पढ़ें तो आगे देखिए क्या है मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का, मतलब पांडा के कुल का कौन सा इसमें जानवर है जो दिया गया? मेरे भाई, भालू। भालू भी पांडा जाति का, पांडा कुल का ये जानवर है। तो आगे हम बढ़े मेरे भाई, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़कर एक एक क्वेश्चन देखते रहेंगे अच्छे से। क्या है इसमें? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? इसमें पूछा है सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है ये। तो आप लोग इसमें बताइए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, गोल्जिकाय है, गुणसूत्र है, क्या है इसमें? तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड्स। इसमें जो प्लास्टिड्स है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, लेकिन ये गलत है। ये हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो दोनों में से कर सकते हैं, लेकिन यही होता है। आगे हम बढ़े मेरे भाई, देखिए क्या है पाँचवा में। WBC का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लाइसोसोम में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में। तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है, WBC हो या फिर WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल्स, या फिर RBC, रेड ब्लड सेल्स, इन दोनों का निर्माण ही अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। इसको इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। तो आगे हम लोग देखें छठवां में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊँट का कुबड़ बना होता है। हम लोग देखते हैं ऊँट का जो कुबड़ होता है, वो उस कुबड़ में फैट्स पाया जाता है, जिसे हिंदी में वसा बोला जाता है। तो उस कुबड़ में वसीय ऊतक, वो जो कुबड़ होता है उस कुबड़ में वसीय ऊतक भरा होता है, वसा भरा होता है, फैट्स भरा होता है। इसीलिए जो ऊँट होते हैं, ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकते हैं। कैसे रह लेते हैं? तो उनके जो कुबड़ में फैट्स जमा है, वही फैट्स जो है एनर्जी के रूप में, वाटर के रूप में जो है वो उनको जो है एनर्जी प्रोवाइड कराती रहती है, और उसी के सहारे वो लंबे दिन तक बिना पानी के चल सकते हैं। तो आगे हम लोग देखिए मेरे भाई, सातवां में, दाब कलम द्वारा प्रवर्धन होता है।
चमेली में जो चमेली के जो पौधे होते हैं उनमें दाब कलम का हम लोग मतलब जानते हैं, वो जो कलम के द्वारा होता है, तो एक कलम का एक प्रकार है दाब कलम, वो चमेली में होता है। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। जीन है डीएनए का भाग, आनुवंशिकता की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई, सभी सत्य हैं। इन तीनों सही है। ये तीनों सही हैं। जीन जो है डीएनए का भाग भी है, आनुवंशिकता की इकाई भी है, उत्परिवर्तन की इकाई है, और तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या है। मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। मनुष्य में हम सबको पता है जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो जो है कितने होते हैं। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 23 है कि 46 है कि 24 है कि 48 है। इसमें बताइए क्या है आप लोग। तो इसमें जो है द्विगुणित पूछा है, मतलब जोड़ा, गुणसूत्र का कितना जोड़ा पाया जाता है, 23, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा होता कितना गुणसूत्र पाए होते तो 46 होता, लेकिन इसमें जोड़ा पूछा है कितना जोड़ा, तो 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा का मतलब 46, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन में क्या है भाई। देखिए क्या है। लाल सॉरी इसमें है लाल हरी वर्णांधता क्या है। एक होता है रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये प्रोटोनोपिया ड्यूरेरोनेपिया, इन दोनों से होता है। ये इनका एक रासायनिक जो वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप सबको पता है ये लाल हरी वर्णांधता क्या होता है मेरे भाई। जिस व्यक्ति को ये हो जाता है, ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी व्यक्ति जो है जन्मजात अपनी पीढ़ी से लेकर अपनी पिछले वाली पीढ़ी से लेकर पैदा होता है, और जिस व्यक्ति को ये वर्णांधता रोग हो जाता है वह व्यक्ति लाल और हरा कलर में अंतर नहीं कर पाता है। यही वो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो आगे अगर हम लोग देखें 11वां में क्या है। 11वां देखिए, थोड़ा वैज्ञानिकों का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं क्या है। अर्बर और स्मिथ, फेल्डमैन, मुलिस, टेमिस व वॉल्टमीटर, इसमें हम सबको इसमें मिलाना है, और मिलाकर हम लोगों को ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम सबका ठीक है। तो मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर हमारा है, ये हम कैसे पता पाएंगे। देखिए जो अर्बर और स्मिथ हैं, इसको हम आपको एरो से दिखाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जो अर्बर और स्मिथ है, इसका हमें पता है कि अंतः केंद्रक का पता लगाया था कौन, अर्बर और स्मिथ ने। तो और हमें ये भी पता है, हमें एक तो पता चल गया, और बी वाला भी हमें पता है। फेल्डमैन जो हैं वो एग्रोबैक्टीरिया टी-डीएनए वाले पारजीनोपादों का विकास किया था, तो ये इस पर जाएगा। और ये जो मुलिस हैं, मुलिस ने इसका पता लगाया था, पॉलीमरेज सीरीज प्रतिक्रिया का पता लगाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आगे अगर हम चले बढ़ें, देखिए क्या है हमारा 12वां में। देखिए भाई 12वें में क्या है, पेप्सिन है, टाइलिन है, लाइपेज है, रेनिन है, इन सबको मिलाना है। तो मेरे भाई देखिए इसमें हमें मिलाएंगे, इसमें तो हमारा आंसर क्या होगा। देखिए तो ये जो पेप्सिन है मेरे भाई, ये प्रोटीन है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन में होता है, पाया जाता है। और जो टाइलिन है मेरे भाई, ये जो टाइलिन है ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। और लाइपेज जो होता है वो वसा में पाया जाता है, और रेनिन जो होता है वह दुग्ध प्रोटीन में होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आगे हम लोग बढ़ें, चले देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लगता है ये हार्ड है, लेकिन वास्तव में वही जो है ये आते हैं एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या अब हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब ऐसे कौन सा इसमें कथन है जो सही नहीं है, तो वही हमें चूज करना है। तो लार का पीएच मान 6.8 यानी अम्लीय होता है, हमें पता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, जिसका 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है, जिसका 7 होता है न्यूट्रल होता है। तो इस सबको हमें पता है इसके बारे में। तो जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है।
तो ये क्या है, लार का पीएच मान 6.8 यानी अम्लीय होता है, ये बात तो सही है। यकृत सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है, यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी बात सही है। भोजन नली ग्रास नली, यानी भोजन ग्रास नली पाचन नहीं होता है, सही बात है ये भी, यानी जो हमारा भोजन होता है ग्रास नली में उसका पाचन नहीं होता है, ये भी सही है। तो शरीर का 73% जल है, यानी हमारे बॉडी में क्या 73% जो शरीर हमारा बना है ये 73% जल है, नहीं ये 65% जल है। कितना? 65%। तो यही हमारा गलत है और इसमें गलत पूछा भी है, तो इस हिसाब से ये सब अपने आप में तो सही है, लेकिन सवाल के हिसाब से ये सब गलत हो जाएंगे। सही हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो आगे हम लोग देखें क्या है मेरे भाई 14 में, शरीर का कौन सा अंग भूख व प्यास की अनुभूति का केंद्र करवाता है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा एक ब्रेन का मुख्य अंग होता है जो हमें ये भूख और प्यास का आभास कराता है। हम लोग जो उत्तेजित हो जाते हैं, या लड़के लड़कियां, या पॉर्न मूवी या फ़ोटो इस तरह की जो वीडियोस देखकर उनके मन में जो विचार आता है वो भी हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। और मेडुला, इसके बाद आता है मेडुला, जो है ये ब्रेन का पूंछ भी कहा जाता है मेडुला को। और ये सेरिब्रम होता है, यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है जो कोई चीज़ याद करने के इन सब में काम आता है। तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है भाई। शरीर की वह ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ, यहाँ स्राव लिख दिया है, यहाँ पदार्थ भी होना चाहिए था, को विभिन्न अंगों तक पहुँचाने के लिए वाहिनियाँ होती हैं, उन्हें बहिस्त्राव ग्रंथियाँ कहा जाता है, ये बात तो सही है। अब क्या है आगे, नलिका विहीन ग्रंथि स्रावित पदार्थ का रुधिर प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है, ये भी बात सही है। यानी दोनों सत्य हैं। देखिए क्या होता है, शरीर में हमारे दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक अंतः ग्रंथि होती है, एक बाह्य ग्रंथि। अंतः ग्रंथियाँ जो होती हैं वो अपने जो है पदार्थ को या अपने हार्मोन को जो है ये मतलब डायरेक्ट ब्लड में आके छोड़ देती हैं और उस ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जो बाह्य ग्रंथियाँ होती हैं वो जो है अपने पदार्थ को, अपने हार्मोन्स को नली के द्वारा, यानी जो शरीर में नलिकाएँ होती हैं उनके द्वारा शरीर में जहाँ उनको पहुँचाना होता है वहाँ पर पहुँचाती हैं। जैसे हम लोग अगर खेत की सिंचाई करते हैं, अगर हम लोग पानी टेबुल अपना चला के पंप से छोड़ दें और बहता हुआ पूरा खेत एक खेत से दूसरे खेत में जाए तो वह अंतःग्रंथि है। अगर हम पंप सेट में पाइप लगाकर उस डायरेक्ट खेत तक पहुंचा दें तो वह बाह्य ग्रंथि हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको समझें। तो आगे हम देखें इसमें मेरे भाई क्या है 16वां में, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव, इसमें थोड़ा सा और अगर हम बड़ा करें, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं, बात सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अन्न फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो शुद्ध रूप से ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा कोई भी एग्जाम हो। तो अब हम आगे देखते हैं क्या है 17वां में, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। तो मेरे भाई ये हमारा जो एंजाइम नहीं है ये ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक एंजाइम नहीं है बल्कि यह है एक हार्मोन है। तो हम लोग देख लिए ए भी एंजाइम है, ए भी एंजाइम है, ए भी एंजाइम, तो एंजाइम कौन नहीं है, तो गैस्ट्रीन ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या है देखिए, नेत्रदान में प्रदाता यानी जो आँख की दान, नेत्रदान में प्रदाता की आँख के किस भाग हिस्से का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिंदा रहते तो कोई व्यक्ति नेत्रदान करेगा नहीं, तो नेत्रदान करने से कोई फ़ायदा भी नहीं, वो अंधा हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के 6 घंटे के अंदर वो अपना नेत्रदान कर दे तो हो जाता है। और नेत्रदान में यही पूछा है कि क्या किया है, कोई व्यक्ति अपना क्या पूरी आँख निकाली जाती है, नहीं, आँख के जो कार्निया होती है वही निकाला जाता है। तो नेत्रदान में किस आँख के किस हिस्से को निकाला जाता है, कार्निया को। तो ये हम लोग देख लिए। तो हम लोग अपना 19वां क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है हम लोगों का 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोला कृमि अलग अलग लिंग होते हैं, ये फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, गिनी कृमि एनेलिड है। ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है।
तो मेरे भाई इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्या होता है, ये गलत है। ये जो गिनी क्रीमी एनेलिड है ये गलत है। सही हमारा फीता कृमि उभयलिंगी होता है। गोला कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, यानी धागे के जैसा वो होता है फाइलेरिया को फैलाने वाला जीव। तो ये है हमारा। तो 20वां क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा, सार्स एक प्रकार की क्या है, ये हमें बताना है। एस ये मतलब एक कोड भाषा है, SSARS है, एक प्रकार का क्या है? श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी है, परिसंचरण संबंधी बीमारी है, या क्या है? तो इसे हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ए, श्वसन तंत्र संबंधित एक बीमारी, यानी सांस लेने से संबंधित एक प्रकार की बीमारी है जिसे SSARS के रूप में कोडिंग किया गया है। अब एक और मुख्य क्वेश्चन है हमारा, देखिए किसों क्या है। RIA रेडियो इम्यूनो ओसी क्या है इसमें? रेडियो इम्यूनो एसी किसके प्रयोग के लिए लाई जाती है, यानी RIA किसके प्रयोग के लिए लाई जाती है? तो मेरे भाई हम सबको पता होगा कि जो ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज़ और हार्मोन की उपस्थिति जानने के लिए, यानी RIA जो एक टेक्निक है, यह पता लगाता है कि जो हम ब्लड ले रहे हैं, जो ब्लड सैंपल है, उसमें एंटीबॉडी और हार्मोन की उपस्थिति है कि नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सा संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी मेरे भाई हम सबको पता है, जो एक दूसरे से फैलती है, छुआछूत के माध्यम से एक दूसरे से फैलती है। जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। जो इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये जो छुआछूत यानी संक्रामक बीमारी एक दूसरे में फैलती हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमें 4 बीमारी दिया है, पूछा है ये बीमारियों में से कौन सी संक्रामक बीमारी है, तो मलेरिया है। तो हाइपरटेंशन, ये तो ब्रेन से संबंधित, ऐसा नहीं होगा। मधुमेह यानी ये शुगर की बीमारी है, ये भी जो है छुआछूत से नहीं फैलती। और ये क्वाशरकोर, ये भी नहीं फैलती। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखें, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है, जो मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती हैं, जैसे आप फर्स्ट कार्ड ले लीजिए, फर्स्ट कार्ड, या फिर जो कॉइल हम लोग जलाते हैं, उसमें आइसोप्रीन होता है, जो मच्छरों के लिए जो है भगाने का कार्य करता है। तो ये और देखिए क्या है मेरे भाई, रेशम का कीड़ा किस अवस्था में सिल्क उत्पादित करता है? तो मेरे भाई रेशम का कीड़ा हम लोगों को पता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं वह शहतूत के पत्ते खिलाकर रेशम के कीड़ा को पाला जाता है। वह रेशम का कीड़ा जैसे ही बड़ा हो जाता है शहतूत के पत्ता खा के, तो वह जो है एक लार, ये कोशिश जो है यहाँ पर, ये इसका जो अच्छा शब्द है लार होता है, लार्वा। वो लार्वा निकालता है मुंह से अपना, जैसे लार निकालता है। जैसे ही लार हवा के संपर्क में आती है, तो वह लार जो है एक महीन धागों के रूप में फैलता जाता है। वह 1 किलोमीटर तक फैल जाता है और उसमें लपेट लेता है उसको। अंत में वह अपनी जान की कीमत चुका के वह जो है रेशम देता है पालने वाले को, और वह रेशम जो है इकट्ठा कर करके मशीन के द्वारा रेशमी कपड़े बनाया जाता है, जो बहुत ही महंगे कपड़े होते हैं, लाखों लाखों रुपए तक होते हैं। क्योंकि जो रेशमी कपड़ा होता है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो गर्मी में जो है ठंड देता है और ठंड में गर्मी देता है। तो ये हमने थोड़ा सा चर्चा कर लिया। अब देखते हैं हम क्या है, कौन सा रोग अनुवांशिक। हमें पता है रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है संक्रामक रोग मतलब जो छुआछूत से फैलते हैं। अनुवांशिक रोग जो होता है, ये जो जेनेटिक डिसीज होती है, यानी जेनेटिक डिसीज़ यानी अनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं, वह आदमी पैदा होता है तभी से उसको अपनी पिछली पीढ़ी के द्वारा मिली होती है ऐसी बीमारियां। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब जो बीमारियां, एनीमिया हो गया, ऐसी बीमारियां जो होती हैं वह अनुवांशिक बीमारियां होती हैं। तो मेरे भाई ये हीमोफीलिया भी अनुवांशिक बीमारी है, ये कीटोन्यूरिया भी अनुवांशिक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया भी अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया में क्या होता है मेरे भाई, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिस व्यक्ति को हो जाता है, यानी अनुवांशिक होता है, वह व्यक्ति अपने माता पिता से लेकर पैदा होता है वो बीमारी। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर व्यक्ति के शरीर में कहीं भी हल्का सा कट लग गया, तो कट लगने के बाद उसका ब्लड जल्दी रुकता नहीं, वो बहता जाता है, क्योंकि उसके ब्लड में थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी होती है, तो वह थक्का नहीं जम पाता, उसका ज़रा मामूली से चोट में बहुत सारा ब्लड बह जाता है। और एक होता है एनीमिया।
एनीमिया ज़्यादातर ये महिलाओं में रोग होता है, ये भी आनुवांशिक बीमारी होती है। और इसमें होता क्या है कि जिस महिला को एनीमिया बीमारी हो जाती है उसमें खून की बहुत कमी होती है। हम सबको पता है कि महिलाओं में लगभग 4.5 लीटर और पुरुषों में लगभग 5-5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो जिन महिला में एनीमिया बीमारी होती है उसके अंदर ब्लड बहुत कम होता है और कमज़ोर होती है और हमेशा बीमार रहती है। तो इसलिए क्या होता है, ये तीनों आनुवांशिक बीमारी हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही है। तो अब आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई, वसा में घुलनशील विटामिन है। हमें पता है कि विटामिन जो होती है वो जल में, कुछ विटामिन जल में घुलने वाली होती हैं, कुछ वसा में। तो जो वसा में घुलने वाली बीमारी होती है मेरे भाई, वे ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील है। और ये सब देखिए जो नेप्थोक्विनोन है, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो इससे हमें पता चल गया कि वसा में विटामिन जो घुलनशील विटामिन है वो के है, के का जो रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। और ये सब जो है थायमीन है, बायोटीन है, साइनोकोबाल्मिन है, ये सब विटामिन बी का प्रकार है। और जो विटामिन बी और विटामिन सी होता है ये सब जल में घुलनशील होती है, वसा में नहीं घुलती हैं सब। तो विटामिन बी का ये सब हिस्सा है, ये तीनों, ये सब जो है जल में घुलने वाली है, वसा में नहीं। तो वसा में केवल ये है। तो आगे हम लोग चलिए देखें क्या है। विटामिन्स का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विटामिन्स का पाचन होता है वो विटामिन्स का पाचन कहाँ पे होता है मेरे भाई? वो लीवर में होता है, ये यकृत में, यकृत में होता है इसका पाचन। तो आगे अगर हम लोग देखें क्या है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो मेरे भाई जो खट्टे, हमें हमारी जीभ जो है, जैसे मान लीजिए कोई जीभ है हमारी, तो ये जीभ का जो अगला भाग होता है ये हमें मीठापन बताता है। और ये जो किनारे किनारे की जो ये चीज़ें होती हैं ये हमें जो है ये खट्टे बताया जाए। कोई खट्टा चीज़ खाएंगे तो हमें यहाँ पर आभास होगा, और हम कोई तीखा चीज़ अगर खाते हैं तो हमें वो यहाँ पर जो है तीखा, जैसे मिर्च खा लें तो हमें यहाँ पर लगेगा। और उसके साथ ही साथ यदि हम कोई मतलब कड़वा चीज़ खा लें, कोई कसैला चीज़ जैसे आंवला हो गया, ये सब पीछे लगता है। तो इसमें जिह्वा के यानी जीभ के किस भाग में होती है खट्टा? तो पार्श्व मतलब साइड। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आगे हम लोग अगर देखें क्वेश्चन मेरे भाई, अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से किसका एकलक है? जो अमीनो अम्ल होता है वो किसका जो है मोनोमर है? एकलक मतलब इंग्लिश में मोनोमर बोला जाता है। तो ये किसका है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन का। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का मोनोमर होता है, यानी एकलक होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है? बहुलक हमें पता है, प्रोटीन भी बहुलक है। पीवीसी जो हमारी पाइप प्लास्टिक की बनती है ये भी बहुलक के द्वारा बनती है, पीवीसी पाइप उस पर लिखा होता है। वसा बहुलक नहीं है, काइटिन भी बहुलक है। तो पूछा है बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा हमारा। तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब देखिए क्या है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इनमें होते हैं। मछली में क्या होता है मेरे, एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। और किस लिए है? क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो एसिड पाया जाता है मछली में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सही ऑप्शन। आगे हम लोगों का है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। हमें पता है मेरे भाई डायस्टेज एंजाइम जो होता है उसका स्रोत क्या है यहाँ पर? ये ऑप्शन नंबर ए लार हम सब का जो होता है, इसमें डाइजेस्ट हम लोगों का, जैसे डाइजेस्ट खाना हम लोग कहते हैं पच गया या खाना डाइजेस्ट हो गया, तो हम लोगों का जैसे खाना खा लेते हैं तो उस खाना तो एकदम पीसते तो है नहीं, तो उसको दांत के द्वारा टुकड़े टुकड़े करके हम लोग अंदर ले जाते हैं। अंदर यही डाइजेस्ट एंजाइम जो होता है वह भोजन को जो है हम लोग जो छोटे छोटे टुकड़े में खाए रहते हैं उसको रस के रूप में बना देता है। जब रस के रूप में बना देता है तो उसमें से जो पोषण होती है वो ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में पूरा इसे फैलती है, पहुंचाती है। तो डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लार होता है। लार हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। लार के माध्यम से ही हम लोग भोजन को जो एकदम क्या कह सकते हैं कि जैसे एकदम उसको एकदम से वो बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, जिससे निगलने में आसानी हो जाती है। और उसके साथ ही साथ वो भोजन को रस में रूप में बदल देता है। 33वां देखिए, HIV के आकार बदलने का कारण है। यानी जो HIV होता है उसके आकार बदलने का कारण क्या होता है? रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेस, ये होता है इसका आंसर। HIV क्या होता है? HIV फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी जिस व्यक्ति को ये वायरस उसके अंदर घुस जाता है उस व्यक्ति के जो है इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, यानी उसकी जो है उसके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बेहद कम हो जाती है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण व्यक्ति को छोटा छोटा रोग होगा तो व्यक्ति ठीक ही नहीं होता है, तो व्यक्ति बहुत जल्द मौत के करीब आ जाता है। तो 33वां हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने 34वें क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑर्निथीन चक्र संबंधित है। ऑर्निथीन चक्र किससे संबंधित है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में यूरिया के निर्माण से। जो हमारे यकृत मतलब लीवर में यूरिया का निर्माण होता है वो ऑर्निथीन चक्र के संबंधित होता है। तो ये हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है। हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर 1 में होती है, यानी लीवर में। यकृत, यानी इसे इंग्लिश में यकृत को ही लीवर बोला जाता है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। अब हम लोग देखें क्या है। इनेमिल, जिसे हिंदी में दंत वल्क कहा जाता है। इनेमिल क्या होता है? जो हमारे दांतों के ऊपर जो सफ़ेद रंग दिखाई देता है यही है इनेमल। तो इसे इनेमल या इनेमिल बोला जाता है। ये इसका जो इनेमिल है तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है जिससे हमारी दांतों में चमक या सफ़ेदापन आता है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है मेरे भाई। अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? शर्करा को इंग्लिश में हम लोग शुगर बोलते हैं। तो शर्करा, अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी थोड़ी सी मात्रा होती है। तो इसमें दोनों दिया है तो हम सबसे पहले ग्लूकोज लगाएंगे। अगर दोनों रहेगा तो भी ग्लूकोज लगाएंगे। अगर मल्टी ऑप्शनल वाला रहेगा तो हम इन दोनों को चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों है तो केवल ग्लूकोज को लगाएंगे। तो आगे हम लोग देखें क्या है। DNA और RNA में उपस्थित शर्करा क्या होती है? मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कह रहा है। DNA और RNA में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी शर्करा यानी कौन सा शुगर होता है? तो मोनोसैकेराइड होता है कि डाइसैकेराइड? तो ये मोनोसैकेराइड होता है। तो मोनोसैकेराइड पाई जाती है। तो आगे हम लोग देखें। और विटामिन डी अनिवार्य है। हमें सबको पता है विटामिन डी जो होता है हड्डियों द्वारा कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ऑप्शन नंबर डी। जैसे हम लोग को कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि धूप लेने से हमको विटामिन डी मिलता है। तो धूप हमें विटामिन डी नहीं देता है, हमारे शरीर में ही विटामिन डी बनता है। जैसे यहाँ पर सूर्य के माध्यम से हमें जो रोशनी मिलती है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में उसका शरीर अपने आप विटामिन डी बना देता है। तो यही होता है हड्डियों द्वारा कैल्शियम के अवशोषण के लिए। तो ये हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए क्या है। कंचन। कंचन जगह कुछ इसे और लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ कंचन लिख दिया। कंचन अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन सी का। कंचन का मतलब यहाँ कोई खट्टा पदार्थ, जो खट्टे पदार्थ जाता है, जैसे वो हो गए नींबू हो गया, संतरा हो गया, ऐसे जो फल होते हैं इनमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। 41वां में क्या है मेरे भाई। यूरोक्रोम का निर्माण होता है। जो यूरोक्रोम है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो हीमोग्लोबिन के टूटने से, विघटन से। तो जब भी यूरोक्रोम का मतलब होता है जो पेशाब होता है, पेशाब में जो रंग कलर आ जाता है वो क्यों होता है कि जब हीमोग्लोबिन हमारा टूटता है तो उसकी वजह से पेशाब में ये रंग या पीलापन देखते हैं तो मिल जाता है। तो ये हम लोग देख लिए। तो आगे चले हम लोग। क्या इसमें कह रहा है मेरे भाई कि हृदय प्रत्यारोपण यानी ये जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए आवश्यक रसायन है। अगर किसी व्यक्ति को जो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है तो सबसे पहले ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी है, ये सही है। तो इसमें फेनिल एनोलिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। तो हम लोग देख लिए फेनिल एनोलिन होते हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो आगे हम लोग अब देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो हमें पता है शिरायुक्त जो है हृदय सांप का होता है। जो सांप में 3 कक्ष पाए जाते हैं हृदय में, और जो हम आदमियों की जो हार्ट होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं ऐसे। तो सांप में 3 कक्ष पाए जाते हैं। सांप का हृदय जो शिरायुक्त होता है, याद रखिएगा इसे। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की बंधुता। बंधुता का मतलब किसी चीज़ से जुड़ने की क्षमता।
तो बंधुता का सही क्रम क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि देखिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO को थोड़ा सा और बड़ा लिखना चाहिए था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे तेज़ इससे जुड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन से जुड़ता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा। तो इसलिए जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हमारे शरीर के जो है ये हमारे ब्लड के लिए जो नुकसान पहुंचाता है। खास करके जो लोग धूम्रपान करते हैं या गाड़ियों मोटर के वाहन से जो प्रदूषण फैलता है, इसमें यही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलता है और यह हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुँचाता है। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति के लिए अवस्था है। हमारे शरीर में रक्त की जब अपर्याप्त पूर्ति की अवस्था क्या होती है, तो इस्कीमिया, तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसका हाइपरमिया बोला जाता है। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति की अवस्था क्या होती है? इस्कीमिया होती है। तो याद रखिएगा। जोंक, जिसे इंग्लिश में लीच बोला जाता है, कि लार में रुधिर प्रतिस्कंदक है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, हिरुडीन। हिरुडीन जो होता है जोंक के लार में रुधिर प्रतिस्कंदन होता है। तो आगे हम लोग अगर बढ़ के देखते हैं मेरे भाई, आप लोग बने रहिएगा, बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है जो हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। तो क्या है, रुधिर को पतला यानी हल्का यानी तनु करने के लिए, यानी जिसे हम लोग पता है ना, तो रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, वारफ्रेन। वारफ्रेन जो होता है, किसी व्यक्ति का रुधिर बहुत गाढ़ा हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर उसके ब्लड को पतला करने के लिए वारफ्रेन नामक रसायन प्रयोग करने के लिए, दवा के लिए एडवाइस देता है। तो आगे अगर हम लोग बढ़ के अगर देखते हैं क्या है, होमोलिम्फ उपस्थित होता है। होमोलिम्फ किस में उपस्थित होता है? मेढक में, स्टारफिश में, घास में, कॉकरोच में। इसका जो सही ऑप्शन है मेरे भाई ऑप्शन बी, कॉकरोच में होमोलिम्फ उपस्थित होता है। तो आगे अगर हम लोग बढ़े देखते हैं क्या है, किसी तत्व की कमी से नींबू का डाइपैक रोग होता है। हमें पता है मेरे भाई, अगर नींबू के पेड़ में कॉपर की कमी हो जाती है तो उसमें एक रोग हो जाता है। वो रोग ऐसा होता है, उस रोग को नींबू का डाइपैक रोग बोला जाता है। तो नींबू के पेड़ में अगर कॉपर की कमी हो जाता है तो वो नींबू के जो पौधों की टहनियाँ होती हैं वह ऊपर से लेकर नीचे सूखने लगती हैं और उनकी पत्तियां में धब्बे पड़ जाते हैं और अंत में वो पेड़ सूख जाता है। तो इसी को नींबू का डाइपैक रोग बोला जाता है, कॉपर की कमी से होता है। तो ये हम लोग देख लिए। आगे देखिए क्या होता है मेरे भाई, HIV विषाणु में होता है। जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में जो एक प्रकार का ये वायरस होता है HIV, तो इसमें कौन सा वायरस होता है? तो SSRN में। इसका सही आंसर ये है। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं क्या देखते हैं, 50वां हम लोगों का हो गया, तो हम लोग चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो क्या है, मानव RBC में क्या नहीं होता है? हम सबका जो RBC का मतलब यहाँ है रेड ब्लड सेल्स में क्या नहीं होता है। तो हमें पता है मेरे भाई इसमें क्या क्या नहीं होता है। मानो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें क्या क्या नहीं होता है, तो हम सबको पता है इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, जीवद्रव्य भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसमें। तो यही इसमें नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकाओं का मुख्य भाग होता है। तो ये है, तो क्वेश्चन में पूछा है क्या नहीं होता है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। पौधों में घाव भरने की क्रिया होती है। तो हम सबको पता है मेरे भाई, जो पौधे होते हैं उनमें जैसे कोई अत्था मार दिया, काट दिया उनको, तो उनको जो उनकी हम लोग देखते हैं पहले उसमें गुद्दा निकलता है, कुछ दिन बाद फिर धीरे धीरे वो भर जाता है। तो उसमें जो घाव भरने की जो क्रिया होती है उसे ट्राउमाइटिन बोला जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही जो जूलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 53वां में क्या है, निम्नलिखित में से सत्य मछली है। हम सबको पता है बहुत से ऐसे जंतु हैं, जलीय जंतु, जो मछली नहीं होते हैं फिर भी उनके नाम में मछली जुड़ा रहता है, और बहुत सी ऐसी मछलियां हैं जो इसके नाम में मछली जैसे लगता ही नहीं है। जैसे वेल, हम लोग वेल किसी से पूछेंगे भैया वेल क्या है, कहेंगे एक सबसे बड़ी मछली, लेकिन वेल मछली नहीं होती है मेरे भाई। ये केवल ऐसा माना जाता है, वेल एक समुद्री जीव है जो बहुत बड़ा जीव है, जो स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली होती है।
तो ये व्हेल होती ये भी मछली नहीं है, स्टारफिश जो है ये भी मछली नहीं है, भले से इसके नाम में फिश जुड़ा है, और कटल फिश ये भी मछली नहीं है, और समुद्री घोड़ा ये घोड़ा की तरह लग रहा है, ये मछली है। तो इसका नाम जो है सप्त मछली कौन है, यही है ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम लोग देख लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मानव त्वचा को जलरोधी बनाता है। हम सबको पता है हम लोग त्वचा में ऐसी कौन सी चीज़ है जो जल को रोके रहती है। जल अंदर हम लोग जैसे टंकी में या समुद्र में, नदी में या कहीं नहा रहे हैं तो पानी हम लोगों को त्वचा के आर पार करके नहीं जा पाता है। तो क्यों होता है मेरे भाई ऐसा? क्योंकि इसमें पाया जाता है इलिडीन। तो इलिडीन के माध्यम से त्वचा के जो लेयरों में पाई जाती है, इसी की वजह से वो पानी हम लोगों के अंदर नहीं जा पाता है। अब हम देखते हैं, ये मुख्य क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्गीकरण का सही क्रम है। हम सबको पता है पहले जगत होता है, जगत के बाद संघ, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्गों को मिला के गण बनता है, गण को मिलाकर वंश बनता है, और वंश से प्रजातियां बनती हैं। तो इसका सही आंसर यही है। तो इसको हम लोग देख लिया, ऑप्शन नंबर ए जो है वर्गीकरण का सही है। जीवों का जो वर्गीकरण है वो इसी तरीके से बांटा जाता है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? श्वसन के लिए कौन कौन से अंग उत्तरदायी होते हैं? तो मेरे भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पर वो थोड़ा सा इसको दे दिया, यहाँ पर पूछा था ये था कौन सा जो है कोशिका के श्वसन के लिए। यहाँ पर कोशिका के श्वसन के लिए कौन सा उत्तरदायी? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं। तो आगे अगर हम लोग देखें, एडिसन रोग संबंधित है। तो मेरे भाई एडिसन रोग जो होता है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो है तमाम कमजोरी फील हो जाता है, उसमें उसके ब्लड, उसको मतलब अंदर ब्लड की कमी आ जाती है, कमजोरी फील होता है, हमेशा बीमार रहते हैं। तो इस तरह की ये जो एडिसन एक प्रकार का रोग है। तो ये रोग कहाँ पाया जाता है? ये इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अधिवृक्क ग्रंथि से। तो एडिसन रोग अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में समान होता है। मतलब ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, इसको पहले जान लीजिए। तो देखिए क्या होता है इसमें, ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 के उपस्थिति में, तो इसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है श्वसन, इसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें जो होता है, जो ग्लूकोज होता है पूर्ण तरीके से टूट जाता है ग्लूकोज, और इसमें अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट नहीं पाता है। तो इसमें यही हमें पूछा है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में जो है ऐसी कौन सी क्रियाएं समान होती हैं। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ऑक्सी श्वसन में भी है और अनॉक्सी श्वसन में भी। लंबे समय तक भूखमरी का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से भूखा है, जैसे जो भूखमरी महामारी के समय, या तो जो लोग अपने 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, हमेशा भूखे रहते हैं, तो उसमें मेरेस्मस रोग हो जाता है। मेरेस्मस रोग में व्यक्ति की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसमें चक चक की आवाज़ आने लगती है। ये जो लोग खाते हैं उनमें भी आ सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर उनमें भी आता है जो व्यक्ति जो है भूखमरी के शिकार होते हैं, उसमें मेरेस्मस रोग हो जाता है। मलेरिया दिवस मनाते हैं हम लोग 25 अप्रैल को, सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सन 2007 से मनाया जा रहा है। जैसे हम लोग पता है मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को है, और 2007 से ये मनाया जा रहा है मलेरिया की जागरूकता के लिए। तो हर एक दिवस जो मनाया जाता है उसके जागरूकता के लिए मनाया जाता है। मदर डे, फादर डे, इसलिए कि वो उसको ध्यान में रखे, कम से कम एक दिन उनके प्रति जो है याद किया जाए। तो आगे हम लोग देखते हैं। और मलेरिया जो है एक जो है संक्रामक बीमारी है। 60 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। तो 61वां पर हम लोग देखते हैं क्या है। ये करंट अफेयर से दे दिया है। हम लोग करंट अफेयर भी बहुत पूछता है। मलेरिया दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो हम सबको पता है, करंट अफेयर में पढ़े होंगे कि रेडी टू बीट मलेरिया। तो अगर हम आपसे पूछें कि सन 2023 के जो है मलेरिया दिवस की थीम क्या थी, तो यही है रेडी टू ये कॉम्बैक्ट, रेडी टू कॉम्बैक्ट मलेरिया, ऐसा सॉरी। तो सन 2023 का ये जो है थीम है। तो आगे अगर हम लोग बढ़ें, आगे देखते हैं क्या है मेरे भाई।
तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फाइलेरिया रोगाणु को स्थानांतरित करता है। तो फाइलेरिया रोगाणु जो फाइलेरिया एक मतलब बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह बैक्टीरिया जो है एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं वही फैलाते हैं। इस मतलब एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर जो होता है, इन्हीं के माध्यम से ये फाइलेरिया रोग फैलता है एक दूसरे से। तो अब देखिए फाइलेरिया रोग जो होता है क्या होता है मेरे भाई, हाथी पाँव आप लोग सुने होंगे, वही हाथी पाँव हो जाता है, पैर बहुत मोटा मोटा पेड़ की तरह हो जाता है, हाथी के पैर की तरह हो जाता है, तो इसे हम लोग हाथी पाँव बोलते हैं। तो यही पूछा इसमें फाइलेरिया रोगाणु को कौन फैलाता है। तो इसमें जो है एनाफिलीज मच्छर, मैं पहले बताया ना, तो मादा, एनाफिलीज में मादा जो फीमेल होती है वो। तो आगे अगर हम लोग देखें क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्तर को सामान्य बनाने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। हमें पता है हमारे शरीर में आयोडीन की कमी न हो, इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को आयोडीन अवश्य मिले, इसलिए नमक में आयोडीन को मिलाकर जो है व्यक्ति को सेवन किया जाता है, जिससे उसे घेंघा रोग न हो। हम सबको पता है जो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को जो है वो घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोगों से बचाने के लिए आयोडीन का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो आयोडीन जो होता है वो आई के फॉर्म में नहीं मिलता है, वो के आई के फॉर्म में मिलता है, के आई या सोडियम आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 64 है, अकशेरुकी में नहीं होता है। कशेरुकी हमें पता है दो प्रकार के प्राणियाँ होते हैं, एक होता है कशेरुकी, एक होता है अकशेरुकी। कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें कशेरुकी बोला जाता है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको अकशेरुकी बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड होता है वो कशेरुकी में नहीं आता है, और बाकी सब जो है कशेरुकी में आते हैं। और ये क्या है, जैकबसन अंग संबंधित है। हम सबको पता है ये सूंघने से संबंधित है। ये जैकबसन अंग जो होता है ये सूंघने से होता है। ये ज़्यादातर सांपों के मुखड़े पर, फन पे पाया जाता है। इसी के माध्यम से जो सांप हो गए या फिर और जीव हो गए जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि मतलब क्या होने वाला है, उनको सूंघने की जो एक कैपेसिटी है वो जैकबसन से संबंधित है। जैकबसन आपको अगर कहीं पूछ दिया ये वर्ड, जैकबसन अंग संबंधित है वो सूंघने से। तो अंत में देखिए क्या है यहाँ 66वां में, लंगफिश संयोजक कड़ी है। तो किसका है ये लंगफिश जो होता है संयोजक कड़ी है। तो इसका कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मछली व एम्फीबिया। लंगफिश संयोजक कड़ी है मत्स्य एवं एम्फीबिया की। अगला जो हमारा आंसर क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्न जीवों में से किसमें जबड़े नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिनमें जबड़ा, ये दांत जिस पर फिट होते हैं दांत के नीचे वाला, वो जबड़ा नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिक्साइन। मिक्साइन में जबड़े नहीं पाए जाते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का बहाव होता है। हमें पता है खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें ऊर्जा का फ्लो जो है ये एक दिशा होता है, यूनिडायरेक्शनल। जैसे घास को जो है ये टिड्डा खा लिया, और टिड्डा को जो है मेढक खा लिया, तो फिर मेढक को जो है मान लीजिए सांप खा गया, और सांप को जो है बाज खा गया। तो एक दूसरे से अगर एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है होती जा रही है, लौट के एनर्जी नहीं आ रही है, तो एनर्जी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये होती है, वो वन डायरेक्शनल होता है। तो यही उसका सही आंसर है। तो ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो मेरे भाई इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है, तो हमें ये बताना है। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर सी, O2 यानी ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। ऑक्सीजन तो खुद बनते हैं, मुझे पता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है मेरे भाई वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से क्या बनता है, ग्लूकोज और जल बनता है। ग्लूकोज और जल बनता है ये। तो और इसमें प्रकाश की उपस्थिति में ये सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ये ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज, सॉरी यहाँ पर ये ग्लूकोज की जगह ये जल नहीं, यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है।
ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो कोई अगर पूछेगा ये ऑक्सीजन किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, या ऑक्सीजन जल से बनती है, तो यही हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होती है वो इसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर यही सही है। कौन से जीव ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को बढ़ा सकते हैं? तो मेरे भाई ये बताइए, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है कि जो हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण का जो गैसें ताप बढ़ा देती हैं, वो मतलब वो इन्वायरमेंट में जाके जो गर्मी होती है उसको सोखे रहती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट का तापमान हमेशा बढ़ा रहता है। तो ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी गैसें हैं, ऐसे कौन से जीव ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसमें कौन सा होता है, आप सबको पता है, ये जीवाणु होता है, बैक्टीरिया ही ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा सकती है। बाकी ये शैवाल, कवक, केचुआ ये सब तो नहीं बढ़ाते, उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होती है सब। ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, स्टोन कैंसर संबंधित है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है अम्ल वर्षा से, एसिड रेन। एसिड रेन, अम्ल वर्षा को इंग्लिश में एसिड रेन बोला जाता है। एसिड रेन क्या होता है, जो आसमान में जो है जैसे ये एसिड होती हैं कुछ, और जब पहली वर्षा होती है तो उस वर्षा, इसलिए हम लोगों को जब छोटे छोटे होते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि पहली बारिश में बाहर न जाएं। तो क्या होता है, पहली बारिश होती है तो जो एसिड होती हैं, एसिडिक गैसें होती हैं, उनमें पानी घुल कर नीचे आता है। तो पानी जो है वो जो है एसिडिक हो जाता है, और वो एसिडिक पानी किसी पत्थर पर जो पड़ता है तो पत्थर जो है काले पड़ जाते हैं। जैसे पत्थर है और इस पत्थर पर जो एसिडिक रेन आई पड़ी तो ये काला पड़ जाएगा। इसी को स्टोन कैंसर बोला जाता है, पत्थर का कैंसर। तो यही होता है, ये स्टोन कैंसर संबंधित है अम्ल वर्षा से। जब अम्ल वर्षा होती है तो उससे जिस पत्थर पड़ेगी, मतलब वो जो कुछ विशेष पत्थर होते हैं कीमती, वो पत्थर काले पड़ जाते हैं। तो हम लोग आगे देखें, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं मेरे भाई, कोशिकांग, लिंग गुणसूत्र, राइबोसोम, केंद्रक। इसमें सही आंसर क्या है मेरे भाई, इसका सही आंसर बी है, लिंग गुणसूत्र। एलोसोम क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्लोनित मोरिनो मेमना है? हमें पता है डॉली एक क्लोन से बनाई गई एक भेड़ की बच्ची थी, जो पहली क्लोन विधि से बनाई गई थी, तो ये है। तो आगे हम लोग देखें, स्वतंत्र न्यूक्लिक अम्ल जो रोगजनक हो कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, स्वतंत्र न्यूक्लिक अम्ल जो रोगजनक हो वो क्या कहलाते हैं? इसको सही ऑप्शन जो आप लोग बताइए क्या है, विरियान। तो इसका सही ऑप्शन ए ही है, विरियान ही होता है जो स्वतंत्र न्यूक्लिक अम्ल जो रोग को जनक कहलाते हैं। इसका 75वां क्वेश्चन आप बताइए क्या होता है? अच्छा है, नारियल जटा प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है नारियल जटा? ये 75वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी ये सही है, कोकोस यूसीफोरा से, कोकोस यूसीफोरा से नारियल जटा प्राप्त होती है। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है, ऐसा जीन जिसका प्रभाव एक नहीं कई जगह पे होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ये आप बताइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक जो होता है ये ऐसा जीन होता है जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो वर्णक का मतलब होता है कलर होता है। तो ऐसा कौन सा मतलब कलर है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथोसाइनिन। एथोसाइनिन जो होता है एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, बाकी सभी जो है वर्णक प्रकाश संश्लेषी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये सही हो जाएगा। ये 77 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब हम 78 पे चलते हैं। बहुत बढ़िया हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, एक एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है। तो ऐसा मतलब कौन सा यहाँ पर जीव है जो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है, जो पैरासाइट्स के रूप में? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कसकुटा जो है मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है। कीटभक्षी पौधे में कमी होती है, हमें पता है कुछ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण वो पौधे जो है कुछ विशेष, भाई
किसी को जैसे 420 टाइप का जो आदमी हो, तो आदमी क्या होता है कि अगर उसके पास पैसे कमी हो तो लोगों को लुभाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, अब वो हाई फाई में जीना चाहती है, उसके पास पैसे कमी है, तो खूब सेंट वेंट मार के अच्छा अच्छा पहन कर वो बाज़ार में मार्केट में निकलेगी, और जिससे उसका जो है उसके जो बॉडी फ्लेवर से और उसके जो है तमाम चीज़ों से, चमक धमक से बहुत से लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस लड़की अपने लड़के को जाल में फंसा कर तो उसको जो है पैसा खींचने का कार्य करती है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार जो पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये पौधे क्या है विशेष सुगंध मतलब अपने से निकालते हैं, और सुगंध को सूंघकर कुछ विभिन्न प्रकार के कीड़े आकर उनके पत्तों में बैठ जाते हैं। जब पत्ता में बैठ जाते हैं वो कीड़े, तो ये कीटभक्षी पौधे करते क्या हैं कि ये अपनी पत्ती को ऐसे लॉक कर लेते हैं। जैसे पत्ती खुली है, जब आके कीड़ा इसमें बैठ गया तो ये पत्ती को ऐसे लॉक कर लेंगे और कीड़ा हम छटपटा कर मर जाएगा। तो मर जाने से तो उसी कीड़ा में नाइट्रोजन जो होता है, उसी नाइट्रोजन का प्रयोग ये नाइट्रोजन की कमी वाले पौधे अपने कर लेते हैं पूरा, तो इनकी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति हो जाती है। 80 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी नहीं है? हमें पता है कीटभक्षी, अभी मैंने बताया कई ऐसे कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं जिनमें नाइट्रोजन कमी होती है, और वह अपनी कमी जो पूरी करते हैं वो विभिन्न कीड़ों को अपने पत्ती में बैठाकर बंद करके मार डालते हैं और उन्हें कीटों से अपनी नाइट्रोजन पूर्ति करते हैं। तो कुछ पेड़ों के नाम दिया गया, कह रहा है कौन से जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कसकुटा जो है ये कीटभक्षी नहीं है, बाकी जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है। आगे हम लोग देखें, औद्योगिक बहिस्त्राव से होने वाले जल प्रदूषण को, इसको थोड़ा सा छोटा करें। औद्योगिक बहिस्त्राव यानी जो उद्योग जो होता है अपने जल को प्रदूषण को रोक सकता है, औद्योगिक बहिस्त्राव से होने वाले जल प्रदूषण को रोक सकता है। तो इसको क्या है, जो उद्योगों से हमें पता है, उद्योगों से जो गंदे जल जो होते हैं, प्रदूषित जल जो है आते हैं जलीय स्रोतों में, नदियों में, समुद्रों में, तो उनको कौन सा रोक सकता है, उनको जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा होता है और कौन सा पौधा लाभदायक सिद्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पार्थेनियम। पार्थेनियम जो पौधा है ये जलीय प्रदूषण को रोकने में काफ़ी सहायता करता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 82वां, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं वह कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी 82 है। इसका क्या है मेरे भाई? इसका ऑप्शन नंबर सी है, रिकैल्सिट्रांत। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं, एंटी होते हैं, वो कहलाते हैं रिकैल्सिट्रांत। ये हो जाएगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं 83वां, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? हमें पता है कि जैव मात्रा को हम लोग जैव भार बोलते हैं। पिरामिड हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक ये सीधा पिरामिड है, और ये पिरामिड जो होता है वो दो प्रकार के मैंने अभी बताया। एक इसे सीधा पिरामिड बोला जाता है और एक इसे उल्टा पिरामिड बोला जाता है। तो पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा पाया जाता है? तो मेरे भाई ये तालाब में जो पिरामिड होता है, खास करके जैव भार के मामले में, वो उल्टा पाया जाता है। तो कैसे उल्टा पाया जाता है मेरे भाई? देखिए क्या होता है, तालाब जैव भार कर रहा है, तो छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं उल्टा पाया जाता है। छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को और बड़ी मछली, और बड़ी मछली को और बड़ी मछली, अंत में ये जैव भार बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो पिरामिड बना ये उल्टा बन गया। अगर यही पूछा होता घास तंत्र का तो ये पिरामिड सीधा बनता। घास तंत्र क्या होता है, घास को खाने वाले बहुत से जीव जंतु हैं, फिर उनको खाने वाले कम हैं, फिर उनको खाने वाला और कम है, तो इससे जैव भार घटता जाएगा, ये सीधा बन जाता। तो इसमें कह रहा है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? तो तालाब में। आगे हम लोग देखें, आहार श्रृंखला में पौधों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। आहार श्रृंखला में जो पौधों द्वारा जो सौर ऊर्जा प्रयुक्त होती है वो ऑप्शन नंबर बी 1% होती है। आगे अगर हम लोग देखें, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? हम लोग को पता है जो कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी मशीनें चलाती हैं, उन मशीनों को ठंडा करने के लिए वह वाटर का इस्तेमाल करती हैं। वो वाटर
जो है उन मशीनों को ठंडा कर देता है, लेकिन वाटर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर वह किसी स्रोत के माध्यम से वह फिर जलीय स्रोत में या तालाब में भेज दिया जाता है गर्म वाटर। और जो गर्म वाटर वहाँ पर आ जाता है और पूरे तालाब को, पूरे वो वाटर सिस्टम को जो है हीट कर देता है। तो इसे जो होता है ताप प्रदूषण कहा जाता है, ये टेम्परेचर पोल्यूशन। तो यही इसका आंसर है। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहता है? झील में जब ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ताप प्रदूषण। ये हो गया। ये नाशपाती क्या है मेरे भाई? झूठा फल। नाशपाती हो गया, सेब हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और ऐसे जो फल होते हैं इनको झूठा फल कहा जाता है, असत्य फल या झूठा फल। क्यों? क्योंकि झूठा फल किस फल को कहा जाता है? कि जो फल जो है पुष्प, मतलब जिस फल का केवल पुष्प जो फूल होते हैं और वही फूल बाद में बड़ा होकर फल में बदल जाए, तो ऐसे फल को हम लोग झूठा फल कहते हैं। झूठा फल को, जैसे सेब को या नाशपाती को आप ऐसे काटोगे तो उसमें बीच में ऐसे उसको स्पेस सा कुछ देखोगे, तो ये होता है। इनका निर्माण जो है, ये जो इनका पुष्प होता है, पुष्प यही विकास होकर मांसल में बदल जाता है, और बल्कि जो अन्य फल होते हैं उनका जो है अंडाशय का विकास होकर फल बनता है। तो ये होता है। 86 जो हो गया। अब हम लोग कौन सा अपना क्वेश्चन देखने जा रहे हैं? सत्तासी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्क प्राप्त होता है कहाँ से? कार्क जो प्राप्त होता है मेरे भाई, ये 87 क्वेश्चन नंबर, ये 87 है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेरकस। कार्क जो होता है ये क्वेरकस से प्राप्त होता है। सबसे छोटा पुष्पी पौधा है, जो सबसे छोटा पुष्पी पौधा है मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर ए, वोल्फिया जो है पुष्पी पौधा का अगर बात किया जाए, कोई आपसे पूछे कि पुष्पी सबसे छोटा पुष्पी पौधा कौन है, तो वो है वोल्फिया। ये क्या है? प्लांट्स, पौधों और प्राणियों में, यानी प्लांट्स और जो जीव, मतलब जीव है, पौधों और जंतुओं में यह अंतर है कि पादपों में चलन होता है। मतलब ये जो क्या, इसको कहने का मतलब वो है कि जो जंतु और प्राणी, मतलब जिसको पौधे हो गए और जंतु हो गए, तो उनमें क्या अंतर है? पादपों में क्या अंतर होता है कि वो स्थानगत वृद्धि करते हैं, एक ही स्थान पर रहकर वो वृद्धि कर लेते हैं। यही अंतर है पौधों और वो ये प्राणियों में, प्लांट्स और ये जीवों में। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? विटामिन बी का। विटामिन बी जो है मेरे भाई, जो ईस्ट है, ईस्ट एक प्रकार का खमीर जिसे भी बोला जाता है, जो विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बीज प्रसुप्ति किस से नियंत्रित होती है? बीज प्रसुप्ति हमें पता है मेरे भाई, कुछ ऐसे जो है पदार्थ होते हैं जो पौधों को ज़बरदस्ती बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो उनको जो है जिबरलिन बोला जाता है। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो पौधों की जो है लंबाई को रोकने का काम करते हैं, उन्हें एब्सिसिक अम्ल कहा जाता है। तो बीज प्रसुप्ति का मतलब ये रोकना होता है। तो प्रसुप्ति, ऐसे बीज प्रसुप्ति जो नियंत्रित होती है वो एब्सिसिक अम्ल से। एब्सिसिक अम्ल जो होता है पौधों की लंबाई को रोकने का काम करता है। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है, तो स्थलीय, जो स्थलीय इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है, यही है इसका आंसर। वर्मी कंपोस्ट संबंधित होता है, इसका सही आंसर है मेरे भाई वर्मी कंपोस्ट जो होता है, वर्मी कंपोस्ट का जो सही आंसर है कृमि। जैसे इसका उदाहरण हो ले सकते हैं हम लोग इसका केचुआ जो होता है वर्मी कंपोस्ट का एक अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, गन्ना जो होता है मेरे भाई, वो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है। अगला हम लोग देखें 95 क्वेश्चन। कॉन्ग्लोवेट ग्रंथि पाई जाती है। कॉन्ग्लोवेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? तो इसका जो सही आंसर है ये ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर बी, नर कॉकरोच, जो मेल कॉकरोच होते हैं उनमें कॉन्ग्लोवेट ग्रंथि पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई जैव शैल, मतलब बायो पत्थर। शैल का मतलब पत्थर होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं बायो स्टोन में
कौन सा बायो स्टोन है, तो कोयला है। कोयला एक प्रकार का पत्थर है, लेकिन वो मतलब पत्थर ही कह सकते हैं, वो बायो पत्थर है, तो यही होता है उसका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो मेरे भाई लैक्टोस दूध में पाया जाता है, ये बात तो सही है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है, ये भी बात सही है। मैलिटीन मधुमक्खी, ये गलत है। टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, ये भी सही है। तो हमें गलत पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यही सुमेलित नहीं है। मैलिटीन जो है मधुमक्खी में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला पदार्थ है, तो लाख। लाख जो होता है ये कीट के शरीर से निकला हुआ पदार्थ है, जिसका जेवरात बनाए जाते हैं, महंगे महंगे जेवरात बनता है, तो ये। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट वेबस्टर किससे संबंधित है, तो रॉबर्ट वेबस्टर जो संबंधित है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा विषाणु, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो रॉबर्ट वेबस्टर से संबंधित है। तो 100वां क्वेश्चन हम देखें मेरे भाई, क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे ओपीएन कहा जाता है, किसने विकसित किया था, तो मेरे भाई इसको जो विकसित करने वाले ऑप्शन बी अल्बर्ट सैबाइन। अल्बर्ट सैबाइन ने ओरल पोलियो वैक्सीन को विकसित किया था। और ये जॉन शॉल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये जो पोलियो का जो विकास किए थे उसमें। बीज प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो बीज प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है मेरे भाई, ये कपास में, पोस्ते में, ऑप्शन नंबर बी पोस्ते में। तो ये हम लोगों ने देखा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशी में थकान, हमारी जो मांसपेशियों में थकान आ जाती है, दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो किसकी वजह से आता है, तो ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा चल लिए या दंड बैठक मार लिए, इस स्थिति में हमारा पैर दर्द करने लगता है, घुटना दर्द करने लगा, क्यों, ये दर्द जो होता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड इकट्ठी हो जाती है, तो इसी वजह से थकान हमें महसूस होती है मांसपेशियों में। अतिसार के रोगी को क्या नहीं पीना चाहिए, तो मेरे भाई अतिसार के रोगी को क्या नहीं पीना चाहिए, इसका जो सही आंसर है सी समुद्री, यहाँ ऑप्शन नंबर ये क्या है यहाँ पर सी समुद्री जल। अतिसार के रोगी को क्या नहीं पीना चाहिए, समुद्री जल। समुद्री जल जो होता है वो अतिसार के रोगियों को नहीं पीना चाहिए। अतिसार का रोगी क्या होता है, मतलब कि उनमें जो है वेट लॉस होने लगता है और इनमें जो है नमक ज़्यादा होता है समुद्री जल में, ये हमें पता है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका स्रोत है मेरे भाई, समुद्री घास जो होती है वो महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। तो समुद्र में आयोडीन ये उससे संबंधित है, आप लोग समझ जाइएगा। और 105वां, निम्नलिखित में कौन बायोडीजल उत्पन्न कर सकता है, तो गूगल, रतनजोत। तो यहाँ पर जो दिया है गूगल, लेकिन इसका रतनजोत भी होगा, और लेकिन आप लोग लगाइएगा तो गूगल लगाइएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने 105 क्वेश्चन देख लिया जो शुद्ध रूप से बायोलॉजी से संबंधित था। तो आगे इसमें जो और क्वेश्चन दिया है वो करंट अफेयर से संबंधित है, तो जो हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो समसामयिकी में उसमें इसको जोड़ देंगे, तो आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे भाई हमने इसमें जो मेहनत किया तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो हम आगे जो और लेकर आएंगे अपने अगले सब्जेक्ट का, अगली सीरीज का अगला टेस्ट जो है, ऐसे हर सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। और अंत में जो है, जैसे तो मैं अभी सब्जेक्ट का लेकर आ रहा हूँ, इसके बाद हम जो लेकर आऊँगा वो टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा। इस टॉपिक का क्वेश्चन, उस टॉपिक का, उस टॉपिक का, तो तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, तो इससे आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे भाई चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।